हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल जीकेवाई मोहनलाल कीचड़ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अपनी क्रिया के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्रिया को हमने तीन आधार पर विभक्त किया था: क्रम के आधार पर, काल के आधार पर और संरचना के आधार पर। हमें पिछले वीडियो में हमने क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़े थे। क्रम के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक तो अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में हमने पढ़ा था कि ए का आशय होता है नहीं, कि वह क्रिया जिसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। बिना कर्म के ही वाक्य का अर्थ पूर्ण स्पष्ट हो जाए, अर्थात क्रिया का फल यदि कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और से का अर्थ होता है सहित, अर्थात जो क्रिया कर्म सहित प्रकट होती है, अर्थात क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हमने पहचान पढ़ी थी कि यदि किसी क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर वाक्य को प्रश्नवाचक बना दिया जाता है, और प्रश्नवाचक बनाने पर जो हमें काल्पनिक उत्तर प्राप्त होता है, यदि काल्पनिक उत्तर मिलता है तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक होगी। यदि काल्पनिक उत्तर नहीं मिलता तो वो क्रिया किस प्रकार की होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ये पहचान हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। अब देखो, कुछ वाक्य में लिख रहा हूं, किस प्रकार से हम पहचान करेंगे। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। चिड़िया उड़ रही है। सीता पुस्तक पढ़ती है। वह गाना गाता है। इस प्रकार से एक वाक्य आ जाए तो हम देखो, बच्चा रो रहा है, रोना क्रिया, इससे पहले क्या लगाएंगे तो कोई उत्तर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्रिया किस प्रकार से होगी? अकर्मक क्रिया होगी। चिड़िया उड़ रही है, उड़ना क्रिया है, इससे पहले क्या लगाएंगे? चिड़िया क्या उड़ रही है, हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। कहाँ का उत्तर मिल सकता है, परंतु कहाँ नहीं लगाना, हमें क्या लगाना है, और क्या का उत्तर नहीं मिला तो क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक क्रिया है। सीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती से क्या लगाएंगे तो सीता क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है, उत्तर मिल रहा तो क्रिया किस प्रकार की है? सकर्मक क्रिया है। वह गाना गाता है, वह क्या गाता है? वह गाना गाता है, तो ये भी क्रिया किस प्रकार की है? सकर्मक है। इसी प्रकार वाक्य आ जाए, राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है। अब देखो, राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता क्रिया है। राम श्याम को क्या पढ़ाता है? क्या का उत्तर यहाँ पुस्तक मिल रहा है, तो क्या का उत्तर मिला तो ये क्रिया किस प्रकार की है? सकर्मक क्रिया। अब हमने सकर्मक क्रिया के दो रूप पढ़े थे कि सकर्मक क्रिया एक तो होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। वह क्रिया जिसमें एक ही कर्म होता है, एक ही कर्म के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया एक कर्मक क्रिया होती है। और दो कर्म जिसमें प्रयुक्त होते हैं उसमें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दो क्रम कौन से हैं और कौन सा मुख्य क्रम है, कौन सा गौण क्रम है? अब देखो, यहां तो हमने क्या से तो पता लगाया, अकर्मक और सकर्मक। अब देखो, ये पता लग जाता है कि अकर्मक व सकर्मक ये वाक्य है, इसमें अकर्मक है और इसमें सकर्मक है।
तो क्या का जो उत्तर मिल रहा है, क्या का उत्तर जो भी मिलेगा वो उसका मुख्य क्रम होता है। क्या का उत्तर जहां मिलता है वो क्रम कौन सा होता है, मुख्य क्रम होता है। और मुख्य क्रम क्या होता है, निर्जीव होता है। मुख्य क्रम सामान्यतः क्या होता है, निर्जीव होता है। और यदि किसी और किससे उसी में ये प्रश्न किया जाए किसे किससे, और इसका जो उत्तर मिलेगा वो क्रम मुख्यतः क्या होता है, गौण क्रम होता है। और गौण क्रम मुख्यतः क्या होता है, सजीव होता है। गौण क्रम क्या होता है, मुख्यतः सजीव होता है। अब देखो हम यदि वाक्य देखें, वाक्य का प्रयोग करके देखें, कुछ वाक्य लिख रहा हूं मैं। अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है। अब देखो अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ाता है, क्या का उत्तर में क्या मिला, पाठ मिला। तो ये क्या हो गया, मुख्य क्रम हो गया। अध्यापक किसे पाठ पढ़ाता है, तो किसे का मतलब क्या हुआ, किसे का उत्तर हमें क्या मिला, छात्रों को मिला। तो ये क्या हो गया, गौण क्रम हो गया। गौण क्रम देखो सजीव है, मुख्य क्रम क्या है, निर्जीव है। एक चीज और याद रखनी है, जो गौण क्रम होता है उस गौण क्रम के साथ मुख्यतः कोई कारक विभक्ति होती है। कोई कारक विभक्ति चिन्ह अवश्य प्रयुक्त होता है। जैसे यहां को आ गया, को से, के लिए, द्वारा। तो यहां मुख्यतः ये चिन्ह का प्रयोग होता है, मुख्य क्रम के बाद कोई चिन्ह प्रयोगी नहीं होता है। तो मुख्य क्रम मुख्यतः निर्जीव होता है, गौण क्रम मुख्यतः सजीव होता है। किसे किससे उत्तर मिलेगा वो तो होगा गौण क्रम, और जो मुख्य क्रम है वो क्या का उत्तर मिलेगा, वो क्या होगा, मुख्य क्रम होगा। तो इस प्रकार के दो क्रम जहां होंगे उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं। जज ने चोर को सजा सुनाई। जज ने चोर को क्या सुनाई, क्या का उत्तर क्या मिला, सजा। किसे सुनाई, चोर को, तो किसे का उत्तर क्या मिला, चोर। ये क्या हो गया, गौण क्रम हो गया। ये क्रम क्या हो गया, मुख्य। इसी प्रकार यदि यही आ जाए, जज ने चोर को या अपराधी को दंड दिया। अब यहां दंड और चोर दो प्रकार के हैं, दो क्रम है। तो ये हो गया गौण क्रम, ये हो गया मुख्य क्रम। एक चीज हमेशा याद रखना है, यदि कहीं भी देना क्रिया का प्रयोग किया गया है, देना क्रिया प्रयुक्त हुई है, देने में दान की भावना है, तो दान की भावना जहां भी होगी वहां यदि देना क्रिया के साथ दान की भावना प्रयुक्त हो रही है तो वहां कभी भी द्विकर्मक क्रिया नहीं मानी जाएगी। वहां क्रिया किस प्रकार की होगी, एक कर्मक क्रिया ही मानी जाएगी। जैसे वाक्य आ जाए, सेठ ने ब्राह्मण को गाय दी। अब यहां दी देना क्रिया है, सेठ ने ब्राह्मण को, अब देखो यहां सेठ के द्वारा ब्राह्मण को गाय दी जा रही है, तो ये ब्राह्मण को जो गाय है वो किस प्रकार से दी जा रही है, यहां ब्राह्मण को गाय है वो देने की भावना से गाय दी, या यहाँ ये भी आ जाए कपड़े दिए, यहाँ ये भी आ जाए धन दिया।
तो यहाँ जो दिया जा रहा है वो क्या है, दान की भावना से। और दान की भावना जहां भी होगी वहां कर्म किस प्रकार की क्रिया मानी जाएगी, एक कर्म की क्रिया मानी जाएगी। इसी प्रकार आ जाए, यदि सेठ ने धोबी को कपड़े दिए, क्रिया यहां भी देना है परंतु यहां दान की भावना से नहीं, यहां धोबी को दिए जा रहे हैं तो कपड़े धुलने के लिए दिए जा रहे हैं, कपड़े वापस सेठ के पास आने हैं, तो यहाँ दान की भावना नहीं है, तो यहाँ क्या माना जाएगा, द्विकर्म की क्रिया मानी जाएगी। तो जहां दान की भावना हो, देना क्रिया हो तो एक कर्मक होगी, दान की भावना है नहीं है और देना क्रिया है तो वहां द्विकर्म की क्रिया मानी जाएगी। ये तो मुख्यतः कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। अब नेक्स्ट वो आते हैं काल के आधार पर क्रिया के प्रकार। देखो, काल के आधार पर क्रिया के हमें मुख्यतः 3 प्रकार प्राप्त होते हैं। काल का अर्थ है कि क्रिया के घटित होने के समय का जो क्रिया बोध कराती है कि किस समय में वो क्रिया घटित हुई है, उस क्रिया का बोध करवाया जा रहा है, तो क्रिया के द्वारा जिस समय का बोध करवाया जा रहा है वो उसका काल माना जाता है। इस आधार पर 3 प्रकार की होती है क्रिया। एक तो होती है भूतकालिक क्रिया, एक होती है वर्तमान कालिक क्रिया और एक होती है भविष्यकालिक क्रिया। देखो, भूतकालिक क्रिया कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के घटित होने का समय वर्तमान से पहले हो गया है या जो क्रिया वर्तमान समय से पहले घटित हो गई है वो क्रिया भूतकालिक होगी। जो क्रिया वर्तमान समय में जारी समय में घट रही है, जारी समय में घटित हो रही है तो वो वर्तमान कालिक होगी। और आगे आने वाले समय में यदि कोई क्रिया घटित होगी, आगे आने वाले समय में घटित होने का बोध होता है तो वो क्रिया होगी भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। अब देखो, भूतकालिक क्रिया है उसके हमें कौन कौन से प्रकार प्राप्त होते हैं। देखो, भूतकालिक क्रिया के मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, उससे हम समझेंगे कि किस प्रकार के उदाहरण, किस प्रकार के इसके रूप हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मैं जयपुर गया, यही वाक्य मैं परिवर्तित कर रहा हूं, मैं जयपुर गया था। इसी वाक्य का तीसरा रूप लिख रहा हूं, मैं जयपुर गया हूं। और यही लिख दूं, मैं जयपुर जा रहा था। और यदि यही लिख दिया जाए, मैं जयपुर जाता तो हवा महल देखकर आता। यदि आ जाए, मैं जयपुर, या इसकी जगह ये लिखते, वह जयपुर गया होगा। तो देखो, गया हूं या गया, इसकी जगह यदि दूसरा हम चेंज करेंगे, यहां वह आ जाए, वह जयपुर गया है भी आ सकता है। तो ये रूप हमें मुख्यतः प्राप्त हुई, 6 पंक्तियां हमने लिखी। तो इस आधार पर हम भूतकालिक क्रिया के 6 प्रकार पढ़ेंगे। देखो, मैं जयपुर गया, ये में आगे क्या आया, आ, ई और ए। वह जयपुर गया, इसकी जगह आ जाए स्त्रीलिंग आ जाए तो वह जयपुर गई, और बहुवचन आ जाए तो वे जयपुर गए। जहां आ, ई, ए ये आ जाए
तो वो भूतकालिक की क्रिया है, और वो भूतकालिक क्रिया भी कौन सी है? सामान्य भूतकालिक की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सामान्य भूतकालिक की क्रिया मानी जाएगी। फिर है मैं जयपुर गया था। देखो था, थी, थे, ये था, थी, थे, ये किसको संबोधित कर रहे हैं? ये बोध करवा रहे हैं भूतकाल का। सामान्य के साथ साथ वो क्रिया पूरी हो चुकी है, पहले के समय में घटित हो चुकी है। तो जब पहले के समय में वो क्रिया पूर्ण घटित हो गई है तो उसे कहेंगे पूर्ण सामान्य काल, वो संपूर्ण भूतकाल। तो जहां आ, ई, ए के साथ था, थी, थे जुड़ जाए तो वहां क्रिया कौन सी माना जाएगी? पूर्ण भूतकालिक की क्रिया मानी जाएगी। अब देखो मैं जयपुर गया हूं, हालांकि हूं शब्द है वो वर्तमान को प्रदर्शित कर रहा है। हूं हमेशा वर्तमान में आता है, परंतु यदि आ, ई, ए के साथ हूं आ जाए तो ये भूतकाल में आएगा, अन्यथा हूं सदैव वर्तमान काल में प्रयुक्त किया जाता है। तो वह जयपुर गया है, तो ये क्रिया गया पहले हो गई, परंतु है ये प्रदर्शित कर रहा है कि अभी हुई है ये क्रिया। तो अभी हुई है, तो अभी का मतलब होता है नजदीक, और नजदीक का मतलब होता है आसन। तो हम इसे कहेंगे आसन भूतकालिक की क्रिया। फिर देखो अगला है मैं जयपुर जा रहा था तो बता रहा है कि पहले के समय में, और जा रहा है ये कंटिन्यू लगातार क्रिया काम हो रहा था उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्रिया पूरी नहीं हुई, परंतु पहले के समय की बात है, तो पूरी नहीं हुई तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण। और था, थी किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? भूतकाल को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। मैं जयपुर जाता तो हवा महल देखकर आता, कि मैं जयपुर नहीं गया, यदि जाता तो ये कार्य होता। तो जिसके पीछे कोई न कोई कारण हो, तो कारण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? हेतु 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 मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। कि जिस क्रिया के घटित होने के पीछे कोई न कोई कारण हो। हवा महल देखकर आता, आ गया, तो ये पहले काम होता, परंतु कब होता? जब ये काम होता। तो ये इस क्रिया की घटित आता क्रिया के घटित होने के पीछे जाना क्रिया होनी जरूरी थी। तो जिसके पीछे कोई कारण हो उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल। वह जयपुर गया होगा, गया भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है, परंतु होगा बता रहा है कि निश्चित नहीं है, संदिग्ध है। तो हम इसे कहेंगे संदिग्ध भूतकालिक क्रिया के नाम से जाना जाएगा। तो हमेशा इन वाक्यों को अंत में पढ़कर हम ये पता लगाएंगे कि ये भूतकालिक क्रिया है या वर्तमान कालिक है या भविष्यकालिक क्रिया है। तो इन सब बातों की जानकारी हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे, तो उसको आगे कड़ी में अवश्य देखें ताकि क्रिया आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, पूरे नोट्स बनाएं ताकि पूरा समझ में आ जाए। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।